नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस अगले 3 दिन 3 अगस्त से 5 अगस्त तक ऋषिकेश में मंथन शिविर का आयोजन करेगी और ऐसे में आयोजित ये मंथन कर रही है, तो जिसमें अलग अलग स्तर की बैठक आयोजित हो रही है और ऐसे में चुनाव के लिए कांग्रेस की जो कमेटियां बनाई गई हैं उन सभी की प्रगति रिपोर्ट पर भी चर्चा की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जानकारी दी है कि 4 से 5 अगस्त को कोर ग्रुप की बैठक में विस्तृत एजेंडे पर चर्चा की जाएगी। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस की कवायद तेज हो चुकी है, अब आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरी तरीके से कांग्रेस ही अब अपनी कमान संभालने में जुट चुकी है और इसी वजह से ऋषिकेश में तमाम तरीके की बैठकों का दौर भी आयोजित किया जा रहा है। तो देहरादून विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस फिलहाल जुट चुकी है और एड़ी चोटी का जोर लगाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। कांग्रेस का ऋषिकेश में मंथन शिविर का आयोजन भी किया गया। 3 दिन तक मंथन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तो ऐसे में 3 से 5 अगस्त तक के लिए ये शिविर का आयोजन किया गया है और 4 और 5 अगस्त को कोर ग्रुप की बैठक भी होनी है। तो ये बात खुद गणेश की तरफ से साफ की गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। देहरादून में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस अब पहले से ही जुट चुकी है और लगातार कोशिशें तेज कर रही है कांग्रेस पार्टी अपना दमखम बनाए रखने के लिए पूरे प्रदेश में। तो 3 दिन तक मंथन शिविर का आयोजन किया गया। 3 से 5 अगस्त तक के लिए शिविर का आयोजन हो रहा है और ऐसे में करीब 4 और 5 अगस्त को बताया जा रहा है कि कोर ग्रुप की बैठक भी होनी है। तो कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे। देखिए, जिस तरीके से देश भर से कांग्रेस अब पूरी तरीके से सिमट चुकी है, सुपड़ा साफ हो चुका है, लेकिन इस बार भी कांग्रेस अपनी ओर से लगातार कोशिश कर रही है, प्रयासरत है कि किसी भी तरीके से एक बार फिर से अपना दबदबा बना सके और इसी वजह से तमाम उन प्रदेशों में कांग्रेस अपने एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कोशिशें लगातार जारी है कांग्रेस की तरफ से, लगातार बैठकों का दौर भी आयोजित किया जा रहा है। अपनी पकड़ किस तरीके से मजबूत बनानी है, साथ ही साथ क्या एजेंडा रहेगा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, तो इन तमाम वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार बैठकें कर रही है, लगातार तमाम कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर रही हैं, साथ ही नेताओं के साथ भी बैठकें हो रही हैं और जो प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी है, अब कांग्रेस पार्टी अपनी कमर कसकर तैयार नजर आ रही है विधानसभा चुनाव के लिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ऋषिकेश में एक बैठक बुलाई गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो कि 3 से 5 अगस्त तक के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है और कमेटियों की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। तो कमेटी की जो प्रगति रिपोर्ट होगी उस पर यह विचार विमर्श किया जाएगा कि आगे किस तरीके की रणनीति कांग्रेस को अपनानी है और किस तरीके से अपने धरातल में सियासी दांवपेच को मजबूत करना है। तो इसी से दमखम भर पाएगी कांग्रेस पार्टी और इसी वजह से कांग्रेस लगातार ये कोशिशें कर रही है, जद्दोजहद में जुटी हुई है कि किस तरीके से वोट बैंक पर निशाना बनाया जा सके और वोट बैंक अपने खेमे में लिया जा सके। तो कमेटी की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा इस बैठक में हुई है और साथ ही साथ कांग्रेस का ये मिशन 2022 खासतौर पर जिस तरीके से बीजेपी को पूरे देश से और प्रदेशों से हटाने के लिए जो जद्दोजहद में कांग्रेस पार्टी डटी हुई है, अब ये तो वक्त बताएगा कि विधानसभा चुनाव में नतीजे किसकी ओर किस पार्टी के खाते में जाते हैं और किसकी सत्ता बनती है। लेकिन इसी दौरान से जो तमाम विपक्षी पार्टियां भी अब चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और साथ ही कांग्रेस भी एक बार फिर से अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये मिशन 2022 के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है और कमेटियों की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा भी की गई। तो 4 और 5 अगस्त को कोर ग्रुप की बैठक भी होनी है और इससे पहले ही कांग्रेस लगातार ये कोशिशें कर रही है, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक कर रही है। इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ सुभाष गौर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुभाष, आपसे जानकारी चाहेंगे कि कांग्रेस की तरफ से जो लगातार बैठकों का दौर आयोजित किया जा रहा है, ऐसे में कांग्रेस क्या रणनीति अपना रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में कहा जा सकता है कांग्रेस में कई बड़े फेरबदल किए गए, चाहे वो
प्रदेश अध्यक्ष का चयन को लेकर हो, तमाम कार्यकारिणी हो नहीं उसको लेकर हो, यानी कि संगठन को पूरी तरीके से 2022 के चुनाव को देखते हुए बदला गया और यही कारण है कि चुनावी मोड़ पर कांग्रेस नजर आ रही है। अगर बात की जाए इनके बैठकों की तो मंथन शिविर अब कांग्रेस द्वारा शुरू किया जा रहा है, जिसमें जो मंथन किया जाएगा कि आखिरकार क्या कमियां कांग्रेस की रही 2017 के विधानसभा चुनाव से लेकर अभी तक और उन कमियों को किस तरीके से आगामी 6 महीने में पूरा किया जाए ताकि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है तो भारी बहुमत के साथ कांग्रेस एक बार फिर से जीतकर सरकार बनाए। लेकिन कहा जा सकता है कि तैयारियों में जरूर कांग्रेस अब जुड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन संगठनात्मक जो बदलाव किए गए थे उनको भी अब नई जिम्मेदारी दी गई है, नई टीम उनके पास है, तो नए जोश के साथ काम किया जाएगा और पिछले 4 सालों से जो पुराने संगठन ने काम किया है उनके कामों को भी इस्तेमाल में लाने की कोशिश की जाएगी, तभी जाकर 2022 के चुनाव में कांग्रेस कोई बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी। लेकिन ये जरूर है कि मंथन शिविर जरूर कांग्रेस द्वारा शुरू कर दिया गया है। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगस्त को 10 बजे प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार कमेटी की बैठक होगी। उसके बाद 11:30 बजे इसी दौरान 10 से 11:30 बजे तक प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की इसी की बैठक होगी। फिर 11:30 बजे से और 1 बजे तक प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति एवं प्रदेश कांग्रेस प्रशिक्षण कार्यक्रम कमेटी ये दोनों बैठकें होंगी। 1 बजे से और 2:30 बजे तक प्रदेश कांग्रेस पब्लिसिटी कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति ये 2 बैठकें होंगी। उसके बाद 4 बजे से और 5:30 बजे तक प्रदेश कांग्रेस आउटरीच कमेटी की बैठक एवं प्रदेश कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक होगी। 5:30 बजे से लेकर और 7 बजे तक प्रदेश कांग्रेस मीडिया कमेटी की बैठक एवं प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक ये बैठकें होंगी और 7 बजे समस्त विभागों के अध्यक्ष एवं 3 सदस्यीय प्रतिनिधियों की बैठक होगी। तो वहीं दूसरी ओर कोरोना की दूसरी लहर के बाद आखिरकार अब उत्तराखंड में स्कूल शर्तों के साथ आज से खुल गए हैं और रुद्रपुर में आज कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल एहतियात के साथ शुरू किए गए हैं, जबकि स्कूल में पहुंच रहे बच्चों में स्कूल वापस आने का उत्साह भी दिखाई दे रहा है। स्कूल प्रबंधन भी बच्चों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दे रहे हैं और बच्चों ने कहा कि कई महीनों बाद स्कूल में आकर अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई में कुछ चीजें समझ भी नहीं आ रही थी और मन भी नहीं लग रहा था। ऐसे में लंबे समय के बाद स्कूल आने को लेकर के बच्चों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। तो शर्तों के साथ एक बार फिर से स्कूलों को खोला जा रहा है। उत्तराखंड में आज से कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं। हम इस समय मौजूद हैं राजधानी देहरादून के राजकीय इंटर कॉलेज मेहुवाला में। आप देख सकते हैं ये स्कूल है और स्कूल तो वहीं उत्तराखंड में आज 9वीं से कक्षा 12वीं तक के स्कूलों को खोला गया है और स्कूल स्टाफ छात्र छात्राओं को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन भी करा रहे हैं, जहां पर गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए स्कूल में प्रवेश करने पर छात्र छात्राओं की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, तो वहीं सैनिटाइजर के स्कूल गेट पर ही इस्तेमाल करा रहे हैं। वहीं स्कूल में पहुंचने वाले छात्र और छात्राएं बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं और स्कूल क्लास में छात्र और छात्राओं को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही बिठाया भी जा रहा है। छात्र फेस मास्क के साथ स्कूल में प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि आज पहले दिन खुले स्कूलों में छात्र और छात्राओं की संख्या बहुत कम देखने को मिली है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि लॉकडाउन के बाद आज फर्स्ट टाइम स्कूल खुला है और यहाँ पे हमारी थर्मल स्कैनिंग भी हुई है स्कूल में आने से पहले और प्रॉपर सैनिटाइजर भी कराया गया है। बहुत उत्साहित हैं, आज स्कूल आने के लिए बहुत उत्साहित थे कि हमारे स्कूल खुल रहे हैं और हम प्रॉपर हमारा सैनिटाइजर किया गया है और हमारे स्कूल में प्रॉपर साफ सफाई का ध्यान रखा गया है। हमारी टीचरें हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। पहले तो हमने सारे कमरे जो हैं उनकी साफ सफाई हुई है, उनको सैनिटाइज किया गया है। गेट पे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, सैनिटाइज किया जाएगा और मास्क में होना चाहिए हर बच्चा। टीचर्स भी मास्क में होनी चाहिए, जो नहीं पहन के आएंगे उन्हें मास्क उपलब्ध कराया जाएगा विद्यालय से। 9 से जो 12th है वो 4 घंटे की व्यवस्था की गई है उनके लिए पढ़ाई की, बीच में कोई लंच नहीं होगा उनका।
और सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से प्रॉपर बिठाया जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से जो बच्चे विद्यालय में आ चुके हैं उनकी ऑफलाइन हम पढ़ाई कराएंगे ही, उसके साथ साथ हम उन्हें ऑनलाइन भी उनको मटेरियल सब कुछ भेजा जाएगा, ऑनलाइन भी उनकी क्लासेस। तो उत्तराखंड में आज से 9वीं से 12वीं तक के छात्रों और छात्राओं के लिए स्कूलों को खोला जा चुका है और छात्र छात्राओं को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही स्कूलों में प्रवेश दिया गया। वहीं कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर ही बैठने की व्यवस्था की गई है। ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी छात्र और छात्रा मास्क पहनकर स्कूल में प्रवेश करें। उत्तराखंड में आज से कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं। हम इस समय मौजूद हैं राजधानी देहरादून के राजकीय इंटर कॉलेज मेहुवाला में। आप देख सकते हैं ये स्कूल है और स्कूल के पास जो छात्र छात्राएं हैं वो सुबह से ही आपको नज़र आ रहे होंगे स्कूल में दिखते हुए। पिछले 2 साल बाद यानी कि कोरोना काल के बाद से ही आज पहली बार स्कूल खुले हैं और तमाम जो छात्र हैं वो आज स्कूल में नज़र आ रहे हैं। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि जो उम्मीद की जा रही थी छात्रों की, जो लगाया जा रहा था अंदेशा कि जो छात्र हैं वो बेहद अधिक संख्या में स्कूल पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आया। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि अभी भी जो छात्र हैं वो स्कूल आते हुए नज़र आ रहे हैं और कुल मिला के कहा जा सकता है कि स्कूल में एक बार फिर से जो छात्रों की संख्या है वो बढ़ने लगी है। और इसके साथ ही जो अभिभावक हैं सरकारी स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनका कहना है कि स्कूल खुलने चाहिए थे और ऐसे में जो बच्चों की परीक्षाएं हैं वो बेहतर तरीके से कराई जा सकती हैं और जो पढ़ाई है वो भी बेहतर तरीके से कराई जा सकती है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि जो छात्र हैं वो भी स्कूल आते समय काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे और छात्रों का कहना था कि ऑनलाइन पढ़ाई उनके समझ में थोड़ी कम आती थी और जो क्वेरीज होती थी जिनके बारे में वो अध्यापकों से पूछ सके वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाती थी। हालांकि अब स्कूल खुल गए हैं तो उनकी जो दिक्कत परेशानियां हैं वो भी उनको नहीं आएगी और जो सवाल उनके समझ में नहीं आते हैं उसका जवाब वो खुद कक्षा में अध्यापक से ले सकेंगे। देहरादून से सुभाष कौर, इंडिया न्यूज। तो प्रदेश में आज से छात्रों और छात्राओं के लिए कक्षा 9वीं और 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति का प्रतिशत सबसे अधिक रहा। थाना इंटर कॉलेज में भी कॉलेज खोलने के लिए गए बच्चों में काफी उत्साह है और संक्रमण की वजह से पिछले तकरीबन 4 महीने से सभी स्कूल बंद थे। पिछले कुछ समय से कोरोना संक्रमण के मामलों में आ रही कमी के बाद उत्तराखंड सरकार ने स्कूलों को खोलने का निर्णय ले लिया और आज से प्रदेश के सभी स्कूल छात्र और छात्राओं के लिए खोल दिए गए हैं। स्कूल 2 चरणों में खोले जाएंगे। पहले चरण में कक्षा 9 से 12वीं तक कक्षा तक के स्कूल खोले गए हैं। वहीं उसके बाद 16 अगस्त से कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। तो बच्चों के आने से पहले स्कूलों को पूरी तरह से सैनिटाइजर करवाया जा रहा है और उसके साथ ही छात्र छात्राओं को ये भी कहा गया है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का पूरा तरह से इस्तेमाल करें। स्कूल में खेलकूद और प्रार्थना सभा का आयोजन भी पूर्णतः वर्जित है। लॉकडाउन के चलते पिछले काफी महीनों से स्कूल बंद थे। उत्तराखंड सरकार द्वारा कुछ नियम के तहत आज स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है और इस समय हम श्री भरत मंदिर पब्लिक स्कूल पहुंचे हैं। आज पहला दिन है स्कूल खोलने का और आप यहाँ देख सकते हैं स्कूल प्रबंधक द्वारा जो है यहाँ पर कई जो सुरक्षा व्यवस्था जो है दुरुस्त की गई और यहाँ पर देख सकते हैं ये गार्ड महोदय हैं जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं उनका जो यहाँ पर टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और उनको सैनिटाइज भी किया जा रहा है। इनसे मालूम करते हैं इनका क्या कहना है इस बारे में। सर, आपका नाम क्या है और किस तरह के आदेश आपको स्कूल प्रिंसिपल द्वारा दिए गए हैं? मेरा नाम सुंदर कुमार है और यह हमें स्कूल प्रबंधक की ओर से आदेश है कि कोई भी बच्चा बिना मास्क और बिना सैनिटाइज कराए और बिना टेम्परेचर चेक करे तो अंदर जाएगा। तो आपने देखा इनका कहना है कि कोई भी बच्चा बिना मास्क और बिना सैनिटाइज के नहीं जाएगा। यहाँ बच्चे भी हैं, उनसे मालूम करता हूँ क्या कहना है। बेटा, आपका नाम क्या है और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मेरा नाम है, 9th क्लास में। आज स्कूल का पहला दिन है, कैसा लग रहा है आपको? लाइन पे। तो क्या क्या नियम है जो जिनका आपको पालन करना है? मास्क लगा के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ सैनिटाइज करते रहना। तो आपने देखा इनका कहना है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, मास्क पहनना है और सैनिटाइज करना है। यहाँ अभिभावक भी मौजूद है, उनसे मालूम करते हैं उनका क्या कहना है। सर, काफी आपका नाम क्या है और काफी अंतराल के बाद स्कूल खुल रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत आराम मिल रहा है। कम से कम ऑनलाइन क्लास से जो छुटकारा मिलेगा बालकों को, बच्चों को, और जिससे कि जो नुकसान इनका पढ़ाई में हो रहा है, जो स्कूल में पढ़ाई हो जाती है ऑनलाइन पढ़ाई बच्चे नहीं कर पाते, यहाँ पूरा समय देते हैं
और घर पे पूरा समय नहीं दे पाते। इस चीज़ की बहुत अच्छी खुशी है कि जो है स्कूल खोल रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा आपका भी। तो आपने देखा, इनका कहना है कि स्कूल प्रबंधक और प्रिंसिपल द्वारा सख्त आदेश दिए गए हैं कि आप लोगों को जो है स्कूल में आने से पहले मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है और सैनिटाइज करना है। और यही आपको हम अंदर लेके जाते हैं और दिखाते हैं अंदर का क्या हाल है, कैसे क्लास चलाई जा रही है और किन किन नियमों का अंदर पालन किया जा रहा है। धीरेन्द्र जोशी जी वो मौजूद है, उनसे मालूम करते हैं उनका क्या कहना है। सर, आपका जो गाइडलाइन जारी की गई है सरकार द्वारा, क्या क्या गाइडलाइन है, कौन कौन से नियमों का जो है पालन करने का आदेश दिया गया है? सर्वप्रथम जितने भी बच्चे विद्यालय में आएंगे वो अपने अभिभावकों से लिखित सहमति लाएंगे और विद्यालय आने पर सामाजिक दूरी का पालन करेंगे और विद्यालय में प्रवेश के समय प्रत्येक बच्चे को थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइज करके अंदर विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। और विद्यालय में केवल जो है आज मतलब जब तक कोई नई गाइडलाइन नहीं आती, केवल 4 घंटे पढ़ाई होगी और कोई मॉर्निंग असेंबली और इंटरवल नहीं होंगे। और अगर किसी बच्चे को थोड़ी सी भी कोई भी दिक्कत आती है तो उसके अभिभावक को तुरंत सूचित करके उन बच्चों को घर पहुंचा दिया जाएगा। तो ये हमारे साथ प्रिंसिपल थे श्री भरत पब्लिक स्कूल का, उनका कहना है कि जो SOP जारी हुई है उसमें जो है सैनिटाइज का प्रयोग करना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस करना है और 4 घंटे क्लास चलेगी। और जो है सुबह जो असेंबली होती थी उस पर रोक लगा दी गई है, इंटरवल भी नहीं होगा। और इन सब नियमों के तहत स्कूल को खोला जा रहा है और इसको 2 पारियों में चलाया जाएगा। यही गाइडलाइन का यहाँ स्कूल में पालन किया जा रहा है। कैमरा पर्सन के साथ नीरज गोयल, इंडिया न्यूज चैनल। तो वहीं उत्तराखंड में कक्षा 9 से 12वीं तक स्कूल आज खोल दिए गए हैं, लिहाजा कोविड-19 के दौरान स्कूल प्रबंधन के लिए चुनौती काफी बढ़ गई है। स्कूल को खोलने पर डीएम नैनीताल ने कहा है कि स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी और चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं। स्कूल में कोविड-19 का पालन करना स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी और हालांकि जिला प्रशासन स्कूलों में रैंडम सैंपलिंग कराने पर विचार भी कर रहा है। यही नहीं, कोशिश ये भी है कि डॉक्टर्स की एक टीम हर 10 से 15 दिन के भीतर हर स्कूल में जाकर बच्चों का परीक्षण करे, जिससे आने वाले किसी भी खतरे से बच्चों को बचाया जा सके और उनकी पढ़ाई जारी रखी जा सके। को अब जिम्मेदारी उनकी स्कूल वालों की, स्कूल प्रबंधन की बढ़ जाती है और कोविड के जो नियम हैं उसको फॉलो कराना उसकी एक सबसे बड़ी एक चुनौती है। तो स्कूल्स वालों को लगातार एक सतर्क रहना चाहिए। और हम लोग क्या करेंगे, जब स्कूल्स हमारे खुल जाते हैं तो ऐसे समय में लगातार हम अपने डॉक्टर्स की टीम भी उन स्कूलों में बढ़ाएंगे। हर 10 दिन में, 15 दिन में सारे स्कूल को कवर करके कम से कम एक रैंडम सैंपलिंग की हम लोग व्यवस्था इसको कराएंगे। तो वहीं देहरादून में स्पोर्ट्स एक्टिविटी को लेकर के सरकार का बड़ा फैसला भी सामने आया है और प्रदेश में स्पोर्ट्स एक्टिविटी आज से शुरू कर दी गई है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए सरकार ने जारी गाइडलाइन की है और बुजुर्ग और बच्चों के लिए खेल परिसर में आने पर अभी फिलहाल के लिए रोक लगाई गई है। गर्भवती महिलाओं और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए भी रोक लगा दी गई है। 50% की क्षमता के साथ खोलेंगे खेल परिसर। तो जिला टास्क फोर्स कमेटी को गठित भी किया गया। अधिकृत जिला समिति अपने हिसाब से जिलों में इसकी शुरुआत करेगी। स्थानीय खिलाड़ी को ही प्रवेश की अनुमति केवल होगी। स्विमिंग पूल को भी अभी नहीं खोला जा पाएगा और तैराकी के फिर से शुरू करने के लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। तो उत्तराखंड बन रहा है खतरों का प्रदेश और ऐसे में मानसून सीजन में बारिश अब आफत का कहर बन चुकी है और प्रदेश में 84 बड़े डेंजर जोन किए गए हैं अब तक चिन्हित। तो 60 डेंजर जोन ऑल वेदर रोड पर अभी तक चिन्हित किए गए हैं। उत्तराखंड में हर मौसम में ऑल वेदर रोड टूट रही है। तो प्रदेश में 84 बड़े डेंजर जोन को चिन्हित किया जा चुका है और 60 डेंजर जोन ऑल वेदर रोड पर चिन्हित किया गया है। और वहीं चंद घंटों की हुई बारिश ने पहाड़ी इलाकों से लेकर के मैदानी इलाकों में हाहाकार मचाया हुआ है। बारिश से निचले इलाकों की नदियां उफान पर है, जिससे बाजपुर जलमग्न हो गया है और नदियों का पानी घरों में घुसने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों में इस कदर पानी घुसा कि घरों ने तालाब का रूप ले लिया। साथ में नैनीताल मार्ग पर बाढ़ का पानी आने के कारण यातायात काफी बाधित रहा। तो तीर्थ नगरी ऋषिकेश में
पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा तैयार की गई सड़क में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है और सड़क के निर्माण के दौरान घटिया खनन सामग्री का उपयोग करने से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। बता दें कि ऋषिकेश एम्स रोड पर सुबह एक ट्रक ऋषिकेश से एम्स की तरफ जा रहा था कि अचानक ट्रक के दोनों पहिए सड़क में धंस गए और गनीमत ये रही कि कोई भी हादसा नहीं हुआ। जैसे ही इसकी सूचना विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को मिली तो वे तुरंत ही मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और दरअसल अभी कुछ ही महीने पहले इस सड़क का निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा करवाया गया था। तो विधानसभा अध्यक्ष ने मौके पर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। वहीं वायुसेना के शौर्य का प्रतीक MiG-21 लड़ाकू विमान अब गढ़ी कैंट के चिड़बाग में निर्माणाधीन युद्ध स्मारक की शान बढ़ाएगा और देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए तैयार हो रहे शौर्य स्थल में नभ, जल और थल तीनों सेनाओं की निशानियां रखी जानी है। MiG-21 दून पहुंच गया है और युद्ध स्मारक की शान बढ़ाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत की ओर से 2 राइफल पहले ही दिए जा चुके हैं। इसके अलावा नौसेना के साथ के प्रतीक के रूप में एक जहाज की सिफारिश भी रक्षा मंत्रालय से की गई है। देहरादून के शौर्य स्थल पर MiG-21 एयरफोर्स का वो विमान जिसने एक नहीं कई लड़ाई लड़ी, खासकर 1971 की और 1999 की लड़ाई में भी, यानी कारगिल की जो लड़ाई हुई थी उसमें भी इस जहाज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1964 से ये जहाज शामिल हुआ था, 60 देशों ने इसे इस्तेमाल किया है, यानी अब तक इसका गौरवशाली इतिहास रहा है। MiG-21 हालांकि रिटायर हो चुका है एयरफोर्स से, लेकिन इस जहाज की अगर बात करें तो कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, खासकर 1971 की वो लड़ाई जिसमें भारत ने पाकिस्तान को एक नहीं 2 फ्रंट पर चित किया था, खासकर बांग्लादेश के फ्रंट पर और दूसरा राजस्थान के फ्रंट पर चित किया था। अब ये शौर्य स्थल पर देश की आन बान शान के रूप में यहाँ स्थापित रहेगा। करीबन 2 साल से इसकी मांग चल रही थी कि यहाँ पर शौर्य स्थल पर इसको रखा जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां, छोटे बच्चे इस गौरवशाली इतिहास, यानी एक जीता जागता इतिहास है, शायद इसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है। खुद ये अपने आप में कहानी बयान करता है कि किस तरीके से इसने लड़ाइयाँ लड़ी, किस तरीके से दुश्मनों के दांत खट्टे किए। हालांकि अभी रिटायर जरूर हो चुका है, लेकिन अभी भी ये उस इतिहास को दोहरा रहा है, उस बहादुरी को दोहरा रहा है। यहाँ पर तमाम शौर्य स्थल पर बहुत सारे सेना के जो हथियार है वो लगाए जाएंगे ताकि यहाँ पर हर आने वाला व्यक्ति, हर आने वाला बच्चा, बूढ़ा यहाँ पर देखे और कम से कम भारत की सेना के, एयरफोर्स के उस गौरवशाली इतिहास को जरूर यहाँ पर जाने। फिलहाल देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।